Hello, good morning. Yesterday we have discussed about Galilean transformation equations. और हम लोगों ने देखा कि Galilean transformation equations दो तरह के होते हैं. The one is the Galilean transformation equation, the other is said to be the inverse Galilean transformation equation. क्या उपयोगिता है? What is the distinction in between the two? कैसे दोनों को हम पूछा जाए what is the difference between the Galilean transformation equation and the inverse Galilean transformation equation? क्या आप उत्तर देंगे? पढ़ चुके हो? तो आंसर इज वेरी easy. Galilean transformation equations are a set of transformation equations which helps in converting the parameters associated with S frame of reference into the parameters associated with S dash frame of reference is said to be the Galilean transformation equations. Inverse Galilean transformation equations के लिए क्या लिखोगे? Is a set of transformation equations which helps in converting, in changing the parameters associated with S dash frame of reference into the parameters of X frame of reference. तो S एक में S से S dash में चेंज करते हैं, जब S से S dash फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेंज करते हैं तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता है, और जब S dash से S में बदलते हैं, S फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम बदल सकते हैं, ऐसे इक्वेशंस जो इनमें मदद करते हैं उनको हम इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं. हमने कुछ और डिटेल जानने की कोशिश किया, व्हाट आर द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एसोसिएटेड विद द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. तो हम लोगों ने लिखा है कि the first we consider the time interval. And time interval is found to be is invariant. और कल मैंने आपको अर्थ बताया था, वेरिएशन में बदलना, इन लगा दिया तो निगेटिव हो गया, तो ये बदलता नहीं. टाइम इंटरवल whether you consider in the S frame of reference or you consider in the S dash frame of reference for the same events, then time interval remains unchanged. इसे कहते हैं टाइम इंटरवल इज इनवेरिएंट. यदि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये साइमल्टेनियस दिखता है तो यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी मूविंग ऑब्जर्वर को भी यह साइमल्टेनियस दिखेगा. द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव राइट दैट द लेंथ इंटरवल the distance between the 2 points where the events are going on, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं लेंथ इंटरवल. और लेंथ इंटरवल को भी पाया गया इट इज इनवेरिएंट. आप फिर ऐसा भी सोच सकते हो कि बदल नहीं रहा है, फिर भी इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, और ये तो साधारण ज्ञान है हमारा कि बदलना भी नहीं चाहिए, तो औचित्य क्या है? क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर द इक्वेशंस व्हिच आर वैलिड फॉर द वेलोसिटी व्हिच इज वेरी वेरी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट. स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम उन परिस्थितियों को भी जानने के प्रयास करते हैं when the velocity becomes comparable to the velocity of light. तो ऐसी परिस्थितियों में फिर आप पाएंगे कि they are not invariant, they will change slowly and slowly. हम फिर उस स्थिति पर पहुँचेंगे और फिर उसे आप समझ पाएंगे. अभी यदि हम डायरेक्टली कहें तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी. So the time interval is invariant, the space interval or the length interval, इसको लेंथ भी कह सकते हो, और दिस कैन आल्सो बी सेड टू बी द स्पेस इंटरवल. स्पेस इंटरवल
इट इज इनवेरिएंट, बदलता नहीं। एक रॉड है, यदि 5 मीटर लंबा रॉड है, ग्राउंड ऑब्जर्वर को 5 मीटर यदि है मिलता है नापने से, तो मूविंग ऑब्जर्वर को भी वह 5 मीटर ही ऑब्जर्वेशन के बाद मिलेगा। स्पेस इंटरवल इज इनवेरिएंट, द लेंथ इंटरवल इज इनवेरिएंट। एक चीज और हमने देखा था, द वेलोसिटी between the particle is moving, between the object is moving। ये वेलोसिटी से हम लोगों ने पाया वेलोसिटी नॉट इनवेरिएंट, the velocity is not invariant। इसका मतलब वेरिएंट माने बदलता है, ये माने नहीं बदलता है, और फिर नॉट लग गया तो वेलोसिटी बदलता है, वेलोसिटी का मान बदलता रहता है। और उसके लिए इक्वेशन आपने डेवलप किया, vx डैश इट इज इक्वल टू vx माइनस v, सो इट इज नॉट इनवेरिएंट। वेरिएंट यदि इनवेरिएंट होता तो ये फिर लिखा जाता vx डैश इक्वल टू vx, लेकिन जैसे इनको आपने लिखा है टाइम इंटरवल t2 डैश माइनस t1 डैश, इट इज इक्वल टू, बिल्कुल इसी ढंग का इक्वेशन करा जाएगा t2 माइनस t। यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो टाइम इंटरवल है, इट विल बी द सेम इन द यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस आल्सो। स्पेस इंटरवल के लिए आप बात करें तो फिर x2 डैश माइनस x1 डैश, दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, दिस वी हैव एस्टैब्लिश्ड। लेकिन वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने कल देखा है और कंसीडर किया है दैट वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट, मीनिंग vx डैश इज इक्वल टू vx माइनस vt। साथ ही साथ हम लोगों ने इनवर्स से जब ट्राई किया था तो vx इज इक्वल टू vx डैश प्लस v आया। यहीं से इसको चेंज कर सकते हो, या फिर ये डायरेक्ट फॉर्म से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से करेंगे, ये इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से करेंगे। बोथ these mathematical equations are representative of the fact that velocity is not invariant। मैंने एग्जाम्पल भी बताया कि कहाँ होता है, ये कुछ ऐसी स्टेज को रिप्रेजेंट करता है कि दो व्हीकल्स एक दूसरे के पैरेलल एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हो, एंड रिलेटिव वेलोसिटी इज द डिफरेंस ऑफ द टू। यह इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट करता है, दो व्हीकल्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और रिलेटिव वेलोसिटी उनके बीच में निकाला जाए तो दैट विल बी द सम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो यह एक ही दिशा में चलने वाले वस्तुओं की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाले के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी इसको रिप्रेजेंट करता है। एक नए पैरामीटर के बारे में आप लोग कंसीडर किया तो व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन, व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन, we have considered time interval, the space interval, the velocity, and now the acceleration। Now as far as the acceleration is concerned, कैसे आप डिफाइन करते हैं? The rate of change of velocity। So velocity भी है, how it is varying with respect to time। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। Let us start with this expression। We know Vx dash is equal to Vx minus V। Let us differentiate it with respect to time। तो with respect to t यदि करेंगे तो ये आ जाएगा dVx dash that by dt dash, this is equal to dVx by dt with respect to time, and the velocity is constant, its differentiation with respect to time it will be equal to 0। So we will be getting dVx dash by dt with respect differentiation with respect to time, not with respect to t dash। तो differentiate with respect to time t,
So dpf dash by dt is equal to dpf by dt. यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे अभी मैंने डिस्कस किया था उसी का डिस्कशन किया है. This is the parameter associated with the S dash frame of reference. This is the parameter associated with the S dash frame of reference and this is associated with S frame of reference. तो इसलिए इसका अर्थ अभी नहीं निकाला जा सकता, लेकिन हम इक्वेशन जानते हैं कि t की वैल्यू t डैश के बराबर होती है. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में हम लोगों ने इसको लिखा है. तो यहाँ से निकाल सकते हो स्मॉल वेरिएशन dt can be written as dt dash. So this dt can also be replaced by dt dash. So we get dvx dash divided by, in place of dt I now write dt dash. dt dash this is equal to dvx by dt. और अब इसका अर्थ निकाला जा सकता है. This is the parameter associated with S dash frame of reference. T dash is also associated with S dash frame of reference. This is the velocity, rate of change of velocity with respect to time in S dash frame of reference. And by definition, it is the acceleration along x-axis. So x component of the acceleration in S dash frame of reference. Likewise, this is also both the parameters are associated with S frame of reference corresponding to ground observer. This is the rate of change of velocity with respect to time in S frame of reference. So this is the x component of the acceleration in S frame of reference. And thereby, ax dash, the x component of the acceleration, it is equal to the x component of the acceleration. One is in the dash frame of reference, the other is in S frame of reference. ये बराबर है. तो जब बराबर हो गए तो आप बताइए इसको क्या कहते हैं. जब बराबर हो जाता है कहते हो इनवेरिएंट. बराबर हो जाता है कहते हो इनवेरिएंट. बराबर नहीं है तो नॉट इनवेरिएंट. सो एक्सीलरेशन will be the fourth parameter. The acceleration is invariant. Is invariant. तो चार पैरामीटर आपने निकाले. टाइम इंटरवल is invariant, space interval is invariant, velocity is not invariant, whereas the acceleration is invariant. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ऐसा होता है. y एक्सिस के नाम नहीं सिस्टम चल रहा है, सिस्टम x एक्सिस के नाम चल रहा है और इसलिए ऑब्वियसली विल बी गेटिंग a y dash is equal to a z dash is equal to a. And with respect to time, the fourth coordinate after differentiate. तो ये एक्सप्रेशन आ जाएंगे along x axis, along y axis, along z axis. Left hand side is the parameter associated with S dash frame of reference. Right hand side are the values of acceleration, values of acceleration associated with S frame of reference. तो हम लोग चार physical parameter को डिस्कस किए, which will be giving an information about the Galilean transformation. The time interval is invariant, the space interval is invariant, the velocity is not invariant, and the acceleration is invariant. अब इसका अर्थ देख लीजिए. यदि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपने परिभाषा ही दिया है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बी आइदर एट रेस्ट और इट विल बी मूविंग विद सर्टेन कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी. और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इसलिए उसका टाइम के साथ डेरिवेशन है दिलेंगे तो एक्सेलरेशन एसोसिएटेड विल बी इक्वल टू 0. तो यदि एक्सेलरेशन एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यदि 0 है
तो किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप कंसीडर करेंगे तो एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट ऑल सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस which are either static or moving with different but constant velocities. एक इनर्शियल फ्रेम 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, दैट इज द इनर्शियल फ्रेम। एक इनर्शियल फ्रेम 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, दिस इज आल्सो एन इनर्शियल फ्रेम। एक तीसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, वह भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। और इन सब में चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और जो रुका है उसके लिए भी एक्सीलरेशन वैल्यू जीरो है। सो इफ द वैल्यू फॉर द एक्सीलरेशन इन वन ऑफ द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज जीरो, it will remain zero in other inertial frame of reference also. It is in accordance with the definition of the inertial frame of reference. एक यहाँ से और आउटकम जो हमने 4 पॉइंट आपको दिखाया है उनमें से देखिए टाइम इंटरवल, स्पेस इंटरवल और एक्सेलरेशन दे आर इन वैल्यू। यह केवल वेलोसिटी है जो कि नॉट इन वैल्यू। मान लीजिए इनमें से एक वेलोसिटी जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यह डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, its value becomes equal to c, a hypothetical case। c की वेलोसिटी से केवल फोटॉन चल सकता है, ये भी मैं डिटेल आपको बताऊंगा। c की वेलोसिटी से केवल फोटॉन चल सकता है, फोटॉन के अतिरिक्त कोई ऐसा पिंड हमें ज्ञात नहीं है, कोई ऐसा पार्टिकल ज्ञात नहीं है जो कि c की वेलोसिटी से चल सके। लेकिन लेट अस सपोज हियर दैट द वैल्यू फॉर द वेलोसिटी विथ व्हिच द डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, फोटॉन है। तो उसके लिए फिर एक्सप्रेशन इसी को यदि लिखें, इफ v इज इक्वल टू c, इफ v इज इक्वल टू c तो हम लिख सकते हैं Vx dash is equal to Vx minus c, V की जगह पर c, और Vx is equal to Vx dash plus c, ऐसा लिखा जा सकता है। वेलोसिटी विथ व्हिच द डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग, उसको हमने मान लिया वेलोसिटी ऑफ लाइट, v गिवन टू c के बराबर मान लिया, तो वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन प्राप्त हुए हैं उन्हीं से लिखा जा सकता है Vx dash is equal to Vx minus c and Vx is equal to Vx dash plus c। इसका मतलब लाइट सिग्नल के साथ दूसरा सिस्टम एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो तो रिलेटिव वेलोसिटी घट जाएगा ऊपर के इक्वेशन के अनुसार, इसके अनुसार। और यदि लाइट सिग्नल अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो ये ऐड हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण दूं तो शायद ये मैथमेटिकल इक्वेशन जो लिखा गया इसका अर्थ भी आपको और स्पष्ट ढंग से समझ में आ जाएगा। ये केवल समझने के लिए है, परीक्षा में लिखने के लिए नहीं। कैसे इसको समझ पाएंगे? जैसे मान लीजिए आपका कोई एक मित्र है, मोटरसाइकिल से आपसे मिलने आ रहा है, आप अपने घर पे बैठे हुए हो, शाम हो गई है, वो आ रहा है, हेडलाइट जला रखा है उसने। तो अब देखिए स्थिति क्या बन रही है, लाइट हेडलाइट से निकल रही है, वो आपकी तरफ आ रही है c वेलोसिटी से, और मोटरसाइकिल भी आपकी की तरफ आ रही है v वेलोसिटी से। ठीक बात समझ रहे हो? एक मोटरसाइकिल वाला आपकी तरफ आ रहा है, लाइट सिग्नल भी आपकी तरफ आ रही है और व्हीकल भी आपकी तरफ आ रही है। सो टू थिंग्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी विल बिकम c माइनस v, इस इक्वेशन के अनुसार। यहाँ जैसे कहो Vx माइनस c आपने लिखा, तो वेलोसिटी एक फाइनाइट क्वांटिटी जो बड़ा हुआ उसमें से छोटे को बताएं। जैसे दो मोटरसाइकिल एक ही दिशा में चल रहे हैं
एक की वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकलेगा? 60 माइनस 40, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। इट इज नॉट 40 माइनस 60 नहीं करती, हायर में से लोअर को घटाते हो। तो ये देखो, ये सबका एग्जाम्पल है। सी माइनस बी आपको जो मैंने लिखा, मोटरसाइकिल हमारी तरफ आ रही है वी वेलोसिटी से, और लाइट्स ऑन कर दिया गया है, तो लाइट सिग्नल भी हमारी तरफ आ रही है सी वेलोसिटी से। सो बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, one with the velocity c, the other with the velocity v, the relative velocity will become equal to c minus v। आपके यहाँ आया, बातचीत हो गई आपकी, चाय आपने पिला दिया, उसके बाद फिर वापस जाता है। अंधेरा हो ही गया है तो वापस जाते समय भी मोटरसाइकिल के लाइट्स को उसने ऑन कर रखा है। अब हेडलाइट की जगह पर नहीं, जो टेल लाइट, टेल लाइट का सिग्नल आपको दिख रहा है, मतलब टेल लाइट से लाइट का सिग्नल आपकी तरफ आ रहा है सी वेलोसिटी से, और मोटरसाइकिल आपसे दूर जा रही है वी वेलोसिटी से। सो बोथ आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। लाइट सिग्नल आपकी तरफ आ रही है सी वेलोसिटी से, मोटरसाइकिल आपसे दूर वी वेलोसिटी से जा रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। तो ऐसी दशा में क्या होगा? एक में दूसरा जुड़ जाएगा, सी प्लस वी। तो लाइट सिग्नल के साथ ही ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी या तो हटा के निकालेंगे व्हेन बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, या रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए एक दूसरे में जोड़ के निकालेंगे व्हेन बोथ आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, एंड द करस्पॉन्डिंगली द रिलेटिव वेलोसिटी विल बिकम c माइनस v एंड c प्लस v। इस तथ्य को प्रूव करने के लिए कि क्या लाइट सिग्नल की वेलोसिटी कभी c माइनस v या c प्लस v होती है, मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर और लाइट आपकी की तरफ आ रहा है तो अलग वेलोसिटी होगी, लाइट आपकी तरफ आ रही है, ऑब्जर्वर आपसे दूर जा रहा है तो उसमें अलग वेलोसिटी होगी। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रमाणित करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और उस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। यह ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो जिसका एक उद्देश्य ये था कि हम इस कंडीशन को वेरीफाई कर सकें कि लाइट की वेलोसिटी कभी c माइनस वी होती है और लाइट की कभी रिलेटिव वेलोसिटी c प्लस वी होती है। इसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। मैं आपको बता दूं कि ये इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट है। हम इंटरफेरेंस के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो ये इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट है, बीइंग परफॉर्म्ड बाय यूजिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर। और इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को मोरले उनके सहयोगी थे, कोलैबोरेटर थे, दोनों ने साथ मिलकर के ये काम कराया किया। इसको हम माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इट इज। अब इंटरफेरेंस में भी मैं थोड़ी सी भूमिका आपको बता दूं। कोहेरेंट सोर्सेज की जरूरत पड़ती है, और दो वेव्स कोहेरेंट सोर्सेज से निकलते हुए एक ही डायरेक्शन में चलें, एक दूसरे के ऊपर जब सुपर इम्पोज करती हैं तो वेरिएशन इन द इंटेंसिटी टेक्स प्लेस, कहीं मैक्सिमा बनता है, कहीं मिनिमा बनता है, और इसी को इंटरफेरेंस कहते हैं। तो हमें कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए, प्रैक्टिकली कोहेरेंट सोर्सेज हमें मिलते नहीं, तो इसलिए हम वर्चुअल सोर्सेज क्रिएट करते हैं। ये आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, एक सोर्स जलाते हैं और उसे दो झिल्ली, दो पिन होल्स बना करके फिर हम उसको प्राप्त करते हैं। तो कैसे हम वर्चुअल सोर्स क्रिएट करें, कैसे कोहेरेंट सोर्स क्रिएट करें? तो कोहेरेंट सोर्स क्रिएट करने के लिए
हम दो तरह के प्रोसेस को यूज करते हैं, एक डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और एक डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। यहाँ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का प्रयोग किया जाता है और इसके भी डिटेल्स डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट जब मैं इंटरफेरेंस आपसे डिस्कस करूँगा तब मैं उसे फिर बताऊँगा। माइकलसन बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करने के पहले एक समस्या और, वेव को चलने के लिए हम जानते हैं माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, तो बीच में एयर, एंड एयर इज द मीडियम फॉर गेटिंग माई साउंड वेव्स कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। उसके लिए माध्यम की आवश्यकता है। किसी पॉन्ड में एक कंकड़ आप डाल दें, तरंग उत्पन्न होती है, तरंग चलने लगती है, वेव चलती है, तो उसके लिए भी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। वाटर मॉलिक्यूल्स, they are behaving as the medium for getting the waves transferred, waves conveyed from one place to the other place। एक रस्सी ले लीजिए, बांध लीजिए, एक एंड को हिलाइए, दूसरा एंड दीवार से बंधा हुआ है, खूंटी से लगा हुआ है, तो आप देखेंगे उस रस्सी में भी एक वेव्स जनरेट क्रिएट हो जाती है। वह वेव्स किसके सहारे चलती है? वो रस्सी के जो डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स आएंगे, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स आएंगे, वो रस्सी अपने स्थान पर रहते हुए वहीं ऊपर नीचे सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। तो इसलिए किसी भी वेव के प्रोपेगेशन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता है। लाइट जो है बाद में स्टेब्लिश हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो लाइट को भी चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए, ऐसा सोचा। तो कौन सा माध्यम हो? एयर मान सकते थे, लेकिन एयर सब जगह नहीं, बीच में वैक्यूम, और वैक्यूम से भी लाइट पास कर जाती है, जैसे सूरज से रोशनी चलती है, हमारे तक आ जाती है। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर कुछ दूर तक है जहाँ पर तक हवा मिलता है, उसके बाद से हवा नहीं मिलती, और हवा नहीं मिलती है तो फिर उससे कैसे लाइट वेव प्रोपेगेट करें? तो एक ईथर नाम के माध्यम की परिकल्पना माना गया। ईथर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा मटेरियल है विच इज ऑल परवेडिंग, जो सब जगह होता है, इवन वैक्यूम में भी होता है, और इसी ईथर के माध्यम से लाइट सिग्नल एक स्थान से चल के दूसरे स्थान पर पहुंचता है। इस ईथर की कुछ प्रॉपर्टी थी, ये इनविजिबल था, मासलेस था, ट्रांसपेरेंट था, हाईली इलास्टिक था, इस तरह के कुछ इसके गुण थे। एंड इट इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एज द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। अर्थ की वेलोसिटी से ही वो चल रहा है। अब अर्थ की वेलोसिटी, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, और घूम रही तो किसी न किसी वेलोसिटी से चल रही है, और हमें इसलिए ये प्लेन सारा दिखता है क्योंकि the radius associated with the earth is very very large, and that's why we observe कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा गोले का सरफेस यदि आप कंसीडर करें जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा हो, रेडियस बहुत ज़्यादा हो, तो वो फिर फ्लैट दिखा, तो उस पर आपने रख रखा है। माइकलसन मोडल एक्सपेरिमेंट उस पर स्थापित किया जाएगा, एक मेज के ऊपर लेकर के अभी एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैं बताऊंगा, उसको उस पर संबंधित किया जाएगा, रख दिया जाएगा, तो सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी चल रही है, तो उस चलने के साथ वो चलती है। जैसे मैं क्लास में आपको कोई चीज़ बता रहा, जब हमने शुरू किया था तो हमारी पोजीशन स्पेस में कहीं और जब हम ख़त्म करेंगे तो हमारी स्पेस दूसरी हो जाएगी, बट वी डोंट रियलाइज, हमें पता नहीं चलता है कि अरे हम तो चल रहे हैं। तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है, हमको पता क्यों नहीं चलता? तो इसलिए पता नहीं चलता है कि हमारे साथ मेज चल रहा है, बेंच चल रही है, कमरे में यदि लाइट
कि फिक्चर्स लगे हैं तो वो चल रहे हैं, पंखा चल रहा है, दीवार चल रही है, मैं चल रहा हूँ, आप चल रहे हो, सब लोग चल रहे हैं। And everything is moving with the same velocity, and the velocity is equal to the velocity of the earth. तो सभी समान वेलोसिटी से चल रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एक ही दिशा में समान गति से सब चल रहे हैं एंड देयर बाय रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। इसलिए हमें लगता है हम तो अपने स्थान पे स्थिर हैं, हम अपने घर से आ गए, यहाँ बैठ गए, क्लास कर रहे हैं, क्लास करने के बाद फिर घर जाएंगे तब लगेगा कि हमारे स्थान में परिवर्तन है। जब तक बैठे हैं तब तक लगता है कि स्थान में परिवर्तन नहीं है। कारण that relative velocity is zero. We are moving also with the same velocity as the velocity of the earth in the same direction in the sense of the earth motion, तो इसलिए relative velocity जीरो होती है। तो ये ईथर नाम की ऐसे द्रव्य की एक ऐसे मैटर की कल्पना की। मैंने कुछ दूर इसके बताया कि मासलेस होता है, बहुत लो डेंसिटी होती है, ट्रांसपेरेंट होता है, इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता है, हाईली इलास्टिक होता है एंड इट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। अर्थ के सापेक्ष इसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। ईथर इज आल्सो मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एज द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। तो इस ईथर के कंसेप्ट को प्रामाणिकता भी जानने के लिए एक्सपेरिमेंटली ये संभव है कि नहीं कि ईथर होता है, ईथर चलता है और ईथर की वेलोसिटी, ईथर किस तरह की चीज़ है, ये इसके अस्तित्व को पहचानने के लिए भी ये माइकलसन ने एक्सपेरिमेंट किया। तो फिर पूछा जाए आपसे कि व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर कैरिंग माइकलसन मोडल एक्सपेरिमेंट, तो क्या बताओगे? दो। पहला है टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ द ईथर इन स्पेस इन द यूनिवर्स। सब जगह ये रहता है, ग्रहों में भी रहता है, सूरज तक रहता है, मंगल तक रहता है, चंद्रमा तक रहता है, सब जगह रहता है। सो टू वेरीफाई द कंसेप्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ईथर हाइपोथेसिस की वैलिडिटी के लिए ये किया गया पहला उद्देश्य। और दूसरा यह देखने के लिए, यह प्रमाणित करने के लिए कि लाइट की वेलोसिटी कभी c माइनस बी हो जाती है और लाइट की वेलोसिटी कभी c प्लस बी होती है। इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए टू कंफर्म बोथ दीज ऑब्जेक्टिव्स द एक्सपेरिमेंट माइकलसन मोडल एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड। अब माइकलसन मोडल एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कैसा होता है ये मैं आपको एक सोर्स ले लिया जाता है, यस, एंड सोर्स इज मोनोक्रोमेटिक। मैं तुम्हें बताऊंगा मोनोक्रोमेटिक क्यों, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए सदैव मोनोक्रोमेटिक सोर्स की आवश्यकता है और एक ही तरह के आइडेंटिकल दो सोर्स की आवश्यकता होगी जिनको आप कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। तो अभी तो एक ही सोर्स लिया, दिस इज द रियल सोर्स, ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स व्हिच हैज बीन चोजन एंड प्लेस्ड at the position yes। पैरेलल रेज इससे निकल सके, तो पैरेलल रेज निकल सके इसके लिए इसके सामने एक कॉलीमेटिक लेंस लगा दो। वी हैव ए कॉलीमेटिक लेंस, कॉलीमेटिक लेंस, वी हैव ए कॉलीमेटिक लेंस और कॉलीमेटिक लेंस के फोकस पे सोर्स को रखा है। The source that is placed at the focus of the collimating lens, जिसका रिजल्ट ये होता है कि इससे निकलने वाली किरणें हम केवल 3 किरण को यहाँ कंसीडर करें। लाखों अरबों किरणें इससे निकलेगी तो ये किरणें जो हैं ये इस पर पड़ेंगी, इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट होने के बाद इससे निकलती है एक दूसरे के। तो ये कॉलीमेटिक लेंस की सहायता से
सोर्स से निकलने वाली किरणों को हमने एक दूसरे के पैरेलल कर, दे आर द पैरेलल रेज, प्रोसीड नाउ। तो इस व्यवस्था को किया जाता है और इस रेंज को कहा जाता है कॉलिमेटिक रेंज, जिसकी करके अभी तीनों में से हम तीनों को ना कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने कहा बहुत सारी किरणें हैं, मैंने केवल 3 लिया, 3 में से आप केवल एक को ही कंसीडर करें। ये आगे बढ़ रही है, केवल अकेले नहीं बढ़ेगी, शेष सारी पैरेलल में दे विल प्रोसीड लाइकली इन द सिंगल। इसके सामने एक हाफ सिल्वर ग्लास प्लेट रखा जाता है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो इसको 45 मिनट रखते हैं, कारण मैं बताऊंगा क्यों अभी हो जाएगा। और ये है हाफ सिल्वर, हाफ सिल्वर ग्लास प्लेट, हाफ सिल्वर ग्लास प्लेट 45 सेंस के फूट पे इसके सामने रख दिया जाता है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं हाफ सिल्वर का क्या अर्थ है। हाफ सिल्वर का मतलब इसका आधा पोर्शन सिल्वर ही और आधा पोर्शन इसका ट्रांसपेरेंट। आप कहेंगे सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट, तो सेमी सिल्वर का मतलब सेमी सिल्वर का ये हो गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे की पूरी सिल्वरिंग की गई है, 100% सिल्वरिंग नहीं की गई है, बल्कि कुछ कम की गई है सेमी सिल्वर। लेकिन ये सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट ना होकर के हाफ सिल्वर ग्लास प्लेट। और हाफ सिल्वर ग्लास प्लेट का ये हो गया कि यहाँ से ये जिस बिंदु पर ये इंसिडेंट है उस बिंदु को हम कहते हैं मिडिल वाले रेज वाले तीन बिंदु पर इंसिडेंट है। तो पी के नीचे ये सिल्वर और पी के ऊपर ये अनसिल्वर है, अनपॉलिश्ड है, ट्रांसपेरेंट। अब पी एक ऐसा जंक्शन जिसके नीचे सिल्वर है और जिसके ऊपर सिल्वर नहीं है। पी सीधे निकल जाती है ट्रांसपेरेंट पोर्शन से, अनडेविएटेड ये चली जाती है। तो इट इज लाइक दिस वन एंड दिस आई कॉल एज रे नंबर 1। रे नंबर 1 कौन सी किरण है? जो हाफ सिल्वर ग्लास प्लेट के पॉइंट बी से सीधे निकल जाती है विदाउट एनी डेविएशन। डेविएशन थोड़ा ग्लास के कारण आएगा, लेकिन इट इज प्लेन वेरी वेरी थिन और ग्लास प्लेट क्योंकि पतला है तो इसलिए इसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा एक्सपेरिमेंटली। सो आई एम नॉट कंसीडरिंग द डेविएशन। सो इट इज मूविंग स्ट्रेटली एज द रे नंबर 1। रे नंबर 1 के रास्ते में एक मिरर रख दिया जाता है इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। दिस इज ए प्लेन मिरर, आई कॉल मिरर M1। मैं थोड़ा सा नोटेशन ऐसा आपको फॉलो करूंगा जिससे आपको याद भी रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे पी से चलने वाली किरण को हमने रे नंबर 1 कहा, तो रे नंबर 1 के पाथ में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिरर M1 को रखा, दोनों जगह सफिक्स 1 का प्रयोग। चूंकि ये परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो ये फिर यहाँ से लौटेगा, इट विल कम बैक फ्रॉम M1 to P। पहले जाएगा P से M1 तक इस रे नंबर 1 और फिर M1 की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द प्लेन मिरर विल बी 0, तो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर चली आएगी। तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एंड इट विल मूव फ्रॉम M1 to P। तो एक बार किरण रे नंबर 1 P से M1 की तरफ जा रही है और एक बार ये किरण M1 से P की तरफ आ रही है। अभी देखो, और इसका एक दूसरा क्वेश्चन कंसीडर करने थोड़ा सा। तो यहाँ P ऐसा बिंदु है जिसके नीचे सिल्वर है, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट है, तो P चांस है कि जंक्शन पे पड़ रहा है
तो कुछ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यदि आपने 45 अंश पे ग्लास प्लेट को रख रखा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 35 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 होगा। सो द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन विल बी 90 डिग्री, सो वी विल बी गेटिंग रे नंबर 2। मैं फिर से बता दूं आपको, P ऐसा बिंदु है जो जंक्शन P के नीचे सिल्वर, P के ऊपर ट्रांसपेरेंट, एक किरण आ रही है P से डायरेक्टली निकल जा रही है रे नंबर 1, जिसके रास्ते में लंबवत डायरेक्शन में एक मिरर आपने या मूवमेंट कर। ऐसे ही P ऐसा है कि जंक्शन पॉइंट है जहाँ से सिल्वरिंग भी शुरू होती है, तो सिल्वर पोर्शन से ये रिफ्लेक्ट भी होता है एज रे नंबर 2, and both ray number 1 and ray number 2 becomes perpendicular to each other. ray number 1 horizontal बन जाती है and ray number 2 vertical बन जाती है। क्यों perpendicular हो जाती है? It is because of this 45 डिग्री। ये 45 डिग्री के कोण पे आपने रख रखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 हो जाएगा, इसलिए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में गया, इस किरण के रास्ते में in the path of this ray number 2 again a mirror, plane mirror is placed, say M2 perpendicular to ray number 2, perpendicular to ray number 2 एक मिरर रख दिया गया M2, परपेंडिकुलर आपने रखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस या 0 होगा, फिर ये लौट आएगा इस तरह से, एक बार ये P से M2 तक जाएगा और फिर लौट करके रिफ्लेक्शन के बाद M2 से P तक आएगा, और P पर लौटने के बाद दोनों किरणें एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, यह देखो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड इसी को कहते हैं। एक ही किरण आई, यह किरण has been split into two portions, ray number 1 and ray number 2, from the same ray, and thereby their frequency, their wavelength will be the same, they will be in the same phase, they will be having the same amplitude, so they will behave as a ray or wave coming from coherent sources, और लौट कर जब तुम्हारी P पर आ जाएगी तो ये इंटरफियर करेगी, और जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा उसको हमने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसको यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं फिर थोड़ा सा आपको ये चीज़ें रिपीट कर दे रहा हूँ। एक सोर्स ले लिया, मोनोक्रोमैटिक सोर्स, यस, उसके सामने एक कॉलीमेटिक लेंस रख दिया, कॉलीमेटिक लेंस के फोकस में एक सोर्स को रखा, फलतः कॉलीमेटिक लेंस से पैरेलल रेंज आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसे लगेगा कि जैसे सूरज से आ रही है, इन्फिनाइट से आ रही है, लेकिन सूरज इज नॉट ए मोनोक्रोमैटिक सोर्स, हियर वी हैव यूज्ड ए मोनोक्रोमैटिक सोर्स। इन पैरेलल किरणों में से केवल एक किरण को मैं कंसीडर कर रहा हूँ जो आगे बढ़ रही है, उसके पाथ में एक हाफ सिल्वर ग्लास प्लेट रख दिया जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक किरण सीधी P से पास होकर के अनडेविएटेड चली जा रही है रे नंबर 1, रास्ते में एक मिरर आपने रख दिया M1, ये रिफ्लेक्ट बैक होकर के पुनः P पर वापस आ जाएगा। एक रे नंबर 2 बनती है, P के ठीक नीचे सिल्वर पोर्शन है उससे रिफ्लेक्ट हो जाती है। 45 अंक पे रखने का उद्देश्य ये है कि ये रिफ्लेक्टेड रे 2 इज एट 90 डिग्री, तो दिस रे this becomes horizontal, this becomes vertical, इसके भी पास में एक मिरर रख दिया जाता है लंबवत M2, और M2 से भी इसका रिफ्लेक्ट बैक करके फिर बिंदु 2 पर आ जाती है। दोनों किरण P बिंदु पर वापस आ गई, दोनों एक दूसरे से सुपर इम्पोज कर गई, और सुपर इम्पोज कर गई तो पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करेगा, उसके अनुसार या तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी या फिर डार्क फ्रिंज बनेगी, और जो भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा उसको हम यहाँ माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं और उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं।
मैंने थोड़ी सी सुविधा इसलिए कर दी किताबों में इस तरह की चीज़ें आपको मिलेगी नहीं। देखो रे नंबर 1 द मिरर मीडियम 1, रे नंबर 2 द मिरर मीडियम 2। मैं उसको डैश भी कर सकता था लेकिन ऐसा नहीं, जिससे कि आपको फिगर बनाने में भी सुविधा हो और उसको समझने में भी सुविधा हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक, तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ द माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट। और माइकलसन-मोरले के इस एक्सपेरिमेंट से फिर रे जाएगी, रे आएगी, कब लौटेगी, ये आपने प्रक्रिया समझ ली। एक चीज इसके साथ साथ और समझें कि ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप पृथ्वी के ऊपर रखा हुआ है। पृथ्वी के ऊपर एक मेज रखा है, मेज के ऊपर ये सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप रखा हुआ है। पृथ्वी चल रही है, मेज चल रहा है, आप भी चल रहे हो, सारा का सारा सिस्टम चल रहा है। सो द होल सिस्टम इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v इन दिस डायरेक्शन से। पृथ्वी इधर जा रही होगी तो उधर की दिशा लगा देंगे, माना कि पृथ्वी इधर जा रही है, सो द होल ऑफ द सिस्टम is moving with the velocity of v in the direction of the earth। तो सोर्स भी चल रहा है, एरिया भी चल रहा है, ग्लास प्लेट भी चल रहा है, एमोन भी चल रहा है, माइक्रोस्कोप भी चल रहा है, सब कुछ v वेलोसिटी से चल रहा है। कैसे फिर इसके डिटेल को और हम पाएंगे, ये मैं कल आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।